नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। इस पाठशाला में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए टॉपिक, हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े हुए टॉपिक, साथ ही राजस्थान और राजस्थान के अलावा जो राज्य हैं उनमें जो वैकेंसीज आ रही है उसमें जो भी उस वैकेंसी के लिए आप योग्य हैं या नहीं हैं, उन सारी वैकेंसीज की जो डिटेल्स है वो भी समय समय पर हम इस चैनल के माध्यम से जानते रहेंगे। तो हमने प्रमुख रूप से पीछे के टॉपिक में स्वर पढ़ा, स्वर के बाद हमने व्यंजन पढ़ा और व्यंजन का भी हमने एक भाग वो पढ़ लिया था। व्यंजन का जो दूसरा भाग है यानी कि व्यंजन के जो कुछ उपभेद थे वो हमने उस पार्ट में पढ़े और कुछ जो भेद हैं या उपभेद हैं वो इस पार्ट में पढ़ेंगे। ये कक्षा आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप हिंदी व्याकरण का कोई भी पेपर प्रमुख रूप से देख रहे हो, पेपर को आप सॉल्व कर रहे हो, या हिंदी व्याकरण से जुड़ी हुई कोई भी परीक्षा आप दे रहे हैं जिसमें हिंदी व्याकरण सिलेबस में है, तो ये जो टॉपिक है वो आपके लिए अति महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं व्यंजनों को, और व्यंजनों को नहीं, वर्णों को विशेष करके। जो व्यंजन और स्वर है वो सामूहिक रूप से, प्रमुख रूप से प्रयत्न के आधार पर जो वर्गीकरण है वो हम पढ़ेंगे, और वो प्रयत्न के आधार पे वर्ण, मैंने यहाँ पे व्यंजन नहीं लिखा है, वर्ण, स्वर है, व्यंजन है, सभी चीजें इस कक्षा में हम बहुत ही सारगर्भित और विस्तृत तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो कक्षा में निरंतर रूप से आप बने रहिएगा। देखिएगा, प्रयत्न के आधार पे वर्णों का जो वर्गीकरण है वो प्रमुख रूप से तीन आधार पे या तीन उप आधारों पे किया गया है। सबसे पहले है कंपन के आधार पे वर्णों का वर्गीकरण। कंपन, कंपन क्या होता है? कंपन मान के चलो जिसको गूंज, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो इससे कंपन हो रहा है, अर्थात गूंज वो हो रही है। कुछ जो आपके वर्ण हैं उनका जब हम उच्चारण करते हैं तो गूंज या नाद वो अधिक निकलता है, और कुछ जो है उसमें जो गूंज है, ये जो नाद है वो कम निकलता है या निकलती है, उसको हम प्रमुख रूप से देखने वाले हैं। कंपन के आधार पे वर्णों के दो प्रकार माने जाते हैं, एक है अघोष और दूसरा है सघोष या घोष। अघोष में उच्चारण करने पर, देखिए वही चीज मैं उच्चारण कर रहा हूं, और उच्चारण करने पर नाक से जो गूंज है वो कम होती है, वो कौन से हैं? अघोष। अघोष कौन से होते? देखिए वर्ग का, वर्ग का मतलब जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है, ये पांच वर्ग है वो माने जाते हैं। और इसका पहला दूसरा, जैसे क और ख, क और ख, च और छ, ट और ठ, त और थ, प और फ, ये प्रमुख रूप से क्या है, जो क्या माने जाते हैं? वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण वो माना जाता है। इसके अलावा स जो उसमें व्यंजन है वो भी इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा विसर्ग, विसर्ग को भी अघोष में शामिल किया जाता है, यानी कि जब किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण स तीनों स और विसर्ग का जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण या जो नाक की गूंज है वो कम होती है। तो देखिए कितनी संख्या हो गई इनकी? 14 हो गई। देखिए 5 है तो 2 है, 5 गुणा 2 बराबर 10, 3 ये हो गए और 1 ये हो गया, तो कितने हो गए? 14 इनकी संख्या वो मानी जाती है। इसके बाद है सघोष या घोष, जिनका उच्चारण करने पर नाक की जो गूंज है वो अधिक होती है। इनका उच्चारण करने पर जो नाक की गूंज है वो अधिक होती है, या हमें ऐसा लगता है कि इनका उच्चारण करने पर जो हमारी गूंज है, आवाज है, वो ज्यादा है। इसमें कौन सा होता है? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। जैसे 2 तो ये आए गए, इसके अलावा जो भी होते हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे ग, घ, घ, फिर ज, झ, य, उसके बाद ड, ढ, अण, फिर इसके बाद द, ध, न, इसके बाद ब, भ और म, ये जो है वो किस में आ जाएंगे? आपके सघोष में आ जाएंगे। इसके अलावा जो ताड़नजात या उपक्षिप्त जो वर्ण है, अड़े और अढ़े दोनों इसमें शामिल होंगे, सभी स्वर इसमें शामिल हो जाएंगे,
और अनुस्वार इसमें शामिल हो जाएंगे। इस प्रकार 15 ये हो गए, 5 ये हो गए 20, और ये 2 22, 22 और 1 23, और 23 और 11 कितने होते हैं 34 जो वर्ण हैं वो सहघोष में शामिल किए जाएंगे। उसके बाद देखिएगा श्वास वायु के आधार पे, देखिए एक तो उच्चारण से क्या होती है गूंज होती है, और एक श्वास वायु जब हम बोलते हैं तो श्वास वायु अपने फेफड़ों से अपने मुख से कम या ज्यादा है वो निकलती है। उस आधार पे भी हम श्वास वायु के आधार पे भी वर्णों का वर्गीकरण 2 प्रकार से कर सकते हैं। और ये परीक्षा में पूछा जाता है कि निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है, निम्न में से अघोष कौन सा है, निम्न में से अघोष कौन सा नहीं है, ये प्रमुख रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। अल्प प्राण उच्चारण करने पर श्वास वायु कम मात्रा में मुख से बाहर निकलती है। देखिएगा श्वास वायु है जब मुख से कम निकलती है तो उनको हम अल्प प्राण, अल्प का मतलब होता है कम, और श्वास वायु क्या हो गई कम निकल गई। प्रत्येक वर्ग का या प्रत्येक वर्ग का कौन सा होगा पहला, तीसरा, पांचवा, यानी कि विषम। जो विषम है यानी कि पहला यानी कि क, तीसरा यानी ग, और पांचवा यानी अंग। उसके बाद च, ज, उसके बाद अण। इसके बाद पहला जैसे ट हो गया, ड हो गया, अण हो गया, त हो गया, द हो गया, न हो गया, प हो गया, ब हो गया, म हो गया, यानी कि पहला, तीसरा, पांचवा जो विषम है वो इसमें शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा ये, र, ल, व 4 जो हैं अंतस्थ व्यंजन भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा ताड़न जात का जो एक कौन सा है अड़े वो शामिल होगा। तो कैसे कितने हो गए 15, 4 और 1 5, यानी कि 5 और 15 कितने हो गए 20। उसके बाद है महाप्राण। महाप्राण में क्या होता है देखो, महा यानी अधिक, प्रमुख रूप से मुख से जो श्वास वायु है जब अधिक निकलती है तो वो महाप्राण है वो हो जाते हैं। प्रत्येक वर्ग का कौन सा हो जाएगा सम, दूसरा और चौथा, यानी कि देखिए जैसे ख हो गया, घ हो गया, उसी प्रकार जैसे छ हो गया, झ हो गया, इसी प्रकार दूसरा और चौथा आ जाएगा। चारों आपके कौन से आ जाएंगे उसमें, यानी स, ये स, तीनों स और है, और ये कौन सा आ गया अढ, यानी ताड़न जात का दूसरा वर्ण। तो कितने हो गए 10, 10 और 4 14 और 1 15। तो 15 वर्ण किसमें शामिल किए जाएंगे महाप्राण में। देखिएगा आप सीधे से इसको याद कर सकते हैं। इनमें देखिए यानी इनको याद करने का सीधा सा एक तरीका है ट्रिक के द्वारा। ये देखिए अघोष और सहघोष, तो स पहले आता है या ए आता है, ए पहले आता है, तो पहला और दूसरा पहले आ जाएगा, उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा इसमें चला जाएगा। और ये देखिए ये तीनों स हैं वो पहले आएंगे, ये मान लो आप, है ना, ये रे वो बाद में आएंगे, और सभी स्वर इसमें शामिल किए जाएंगे क्योंकि ये सहघोष है, यानी कि स बाद में आता है, बड़ा है, तो इसमें ज्यादा है वो आएंगे। इस तरीके से आप इनको याद वो कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प है वो क्या है अल्प है, यानी कि अल्प प्राण में प्रमुख रूप से श्वास वायु है वो कम निकलती है। यहाँ पर आपको अपोजिट याद कर लेना है कि इसमें अल्प प्राण है परंतु इसमें ज्यादा वर्ण वो आ जाएंगे, और महाप्राण है इसमें कम वर्ण है वो आ जाएंगे। तो अल्प प्राण है तो इसमें देखो पहला तीसरा पांचवा, अल्प है वो विषम है, ये मान लो आप, तो विषम आ जाएंगे, महा है तो सम है, तो ये आ जाएंगे। इसके अलावा प्रमुख रूप से हम लोग जो उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद है वो भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। उच्चारण के आधार पर भी वर्णों का जब भेद किया जाता है, उपभेद किया जाता है, तो व्यंजन जो वर्ण है, केवल व्यंजन वर्ण है, वो 8 प्रकार के माने जाते हैं। देखिएगा उच्चारण के आधार पर ही है, और बार बार परीक्षा में यहां से पूछा जाता है क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 की संख्या भी जो उच्चारण के आधार पर है हम व्यंजनों को मान सकते हैं। स्पर्शी जो व्यंजन है वैसे तो हम लोग 20 मानते हैं, 20 भी मानते हैं, और कुछ लोग 25 भी मानते हैं, परंतु यहां पर जो स्पर्शी व्यंजन है वो हम लोग कितने मानेंगे 16 ही मानेंगे, यानी क, ख, ग, घ, यानी क वर्ग के प्रथम 4, फिर उसके बाद त वर्ग वो नहीं है वो अलग आ जाएगा, उसके बाद है ट वर्ग के 4 ट, ठ, ड और ढ, उसके बाद त वर्ग के 4 त, थ, द, ध, उसके बाद है प वर्ग के 4 प, फ, ब, भ। ये प्रमुख रूप से किस हो गए स्पर्शी व्यंजन हो गए 16। उसके बाद है संघर्षी व्यंजन, यानी जिनको संघर्ष अधिक किया जाता है, जिसको बोलने के लिए हमारे जो मुख है उसको संघर्ष अधिक करना पड़ता है, वो प्रमुख रूप से कितने हो गए 4 स,
से और है, जिनको हम ऊष्म व्यंजन भी बोल सकते हैं, परंतु उच्चारण के आधार पर हम इनको क्या मानेंगे, संघर्षी मानेंगे। और इनकी संख्या कितनी मानी गई है, 4 मानी गई है। उसके बाद है स्पर्श संघर्षी, यानी ये क्या है, स्पर्शी भी हैं और साथ साथ में संघर्ष भी अधिक करना पड़ता है। तो ये कितने हो गए, जहां पे इस गैप को हमने छोड़ा था, च, छ, ज, झ, इनकी संख्या भी प्रमुख रूप से कितनी मानी जाती है, 4 मानी जाती है। उसके बाद देखिए इंपोर्टेंट, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, उत्क्षिप्त वर्णों की संख्या या ताड़नजात वर्णों की संख्या प्रमुख रूप से, क्योंकि उत्क्षिप्त इसलिए कहते हैं कि इनको सीधे मुख में एक समास के द्वारा हम बाहर फेंक देते हैं या उच्चारण इनके एक साथ कर देते हैं। इनका उच्चारण जब हम करेंगे, ये देखिए, एक तो होता है ये अंग है जो क, ख, ग, घ, अंग इसके बाद आता है, और ये वो अलग है, इसका उच्चारण स्थान है अड़। एक ये मान लो ये ढ, जिसका कोई बिंदु नीचे नहीं लगा है वो ढ है, और जिसके नीचे लगा हुआ है अढ़, यानी ए का उच्चारण हम पहले कर देते हैं। ये क्या है, अंग है, ये क्या है अड़, ये क्या है ढ, और ये है अढ़, यानी कि अड़ और अढ़ है वो उत्क्षिप्त वर्ण वो माने जाते हैं। इनकी संख्या 2 मानी जाती है। उसके बाद है अनुनासिक या नासिक के, जिनका उच्चारण हम नासिका के द्वारा करते हैं, जिनका उच्चारण जब हम करेंगे तो नासिका से श्वास वायु हमारे मुख से बाहर निकलेगी। जैसे अंग है य, अण, न, म, इनकी संख्या 5 मानी जाती है। और कई जगह इनका 2-2 उच्चारण स्थान भी बताया जाता है, एक अपने वर्ग के आधार पे और दूसरा नासिक के। उसके बाद प्रकंपित या लुंठित, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, टीचर की परीक्षा में, कि प्रकंपित लुंठित वर्ण है, तो उसमें आप लोग क्या याद करोगे, र। उसके बाद है पार्श्विक व्यंजन, ये भी कई बार पूछा गया है, ये है ल। ल से जो लट्टू है वो पार्श्विक है, र से रस्सी है वो प्रकंपित या लुंठित वर्ण माना जाता है। उसके बाद है 8वां संघर्षहीन या अर्धस्वर, यानी कि संघर्ष नहीं करना पड़ता, ये और र को, ये और वह को जब हम उच्चारित करते हैं तो हमारा मुख है वो कोई संघर्ष नहीं करता, या अर्ध स्वर बोल सकते हैं इनको हम लोग, आधे स्वर हैं और आधे व्यंजन हैं, इसीलिए प्रमुख रूप से इनको हम लोग क्या मानते हैं, यह और वह को हम प्रमुख रूप से संघर्षहीन या अर्ध स्वर है वो माना जाता है। अब देखिए, ये मैंने प्रमुख रूप से आपको आधार बताया, यहाँ से परीक्षा में पूछे जाने की संभावना भी 100% है। तो इस वीडियो को आप आराम से देखिए, उसके बाद आपको कोई भी इसमें शंका है या कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के जरूर मुझसे पूछें। और इस वीडियो को आप यदि पसंद करते हैं तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली कक्षा में। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।